हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जेई मेंस का जो पेपर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नीट का पेपर होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है उसको हम एब्रीवेट कैसे करते हैं, VSEPR, यहाँ से, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और ये किस चीज के ऊपर बेस कर रही है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये जो बेस इसका जो मेन है वो क्या है, रिपल्शन होती है किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स के अंदर, उनके बीच में रिपल्शन होती है। तो रिपल्शन होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ट्राई करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, वो कम से कम हो। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं, और इस अरेंजमेंट जो होती है एटम के अंदर, उसकी ज्योमेट्री डिटरमिन करती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी अरेंजमेंट करेंगे, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, ज्योमेट्री। The different geometries that molecules can assume in accordance with the Vesper theory। और अब हम देखेंगे कैसी कैसी ज्योमेट्रीज जो है वो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसी कैसी ज्योमेट्री एज्यूम कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है यहाँ पे, तो उसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा। और जो अगर लोन पेयर उसके पास कोई भी नहीं हुए तो उसकी शेप होगी लीनियर। लोन पेयर जो हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जो बॉन्डिंग में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। तो वैसे ही अगर 3 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर ही उसकी शेप मानी जाएगी, और अगर एक लोन पेयर हुआ तो उसकी बेंड शेप हम लोग काउंट करेंगे। अगर 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हुए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी हमारी ज्योमेट्री। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। अगर एक लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल उसकी हमारी शेप हो जाएगी। और अगर 2 लोन पेयर्स हुए तो बेंड शेप हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स काउंट हुआ तो क्या उसकी ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नो लोन पेयर तो यही हमारी शेप हो जाएगी। अगर एक लोन पेयर होगा तो सॉ हॉर्स शेप हो जाएगी। अगर 2 लोन पेयर्स हुए तो टी शेप, और 3 लोन पेयर हुए तो लीनियर। वैसे ही अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का काउंट आया तो उसमें ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। और अगर एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर्स हुए तो स्क्वायर प्लेनर। और अगर 3 लोन पेयर्स हुए तो टी शेप। और अगर हमारे पास 4 लोन पेयर्स हुए तो उसका जो शेप हो जाएगा वो क्या है, लीनियर। और एक और इसमें साथ ही मैं आपको ऐड कर देती हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन काउंट हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन काउंट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें जो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d3। और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर पेंटागोनल बाय पिरामिडल। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको एंगल भी मेंशन करा हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो 180 डिग्री उसका एंगल होगा, दैट इज लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री होता है एंगल हमारा, और टेट्राहेड्रल में 109.28 डिग्रीज होता है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारे पास यहाँ पे 120 एंड 90 डिग्रीज होता है, और ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्रीज होता है। जैसे जैसे लोन पेयर्स हमारे ऐड ऑन होते रहेंगे तो उसकी इफेक्ट की वजह से जो हमारा बॉन्ड एंगल है उसके में भी वेरिएशंस जो है वो आती रहेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेस देन 90 हो गया, और यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली वेरिएशंस हमारी आती रहेंगी, जो हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको अच्छे से भी समझेंगे। सिमिलरली जो हमारा हमने लास्ट में भी देखा था कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, उसका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 72 डिग्री और 90 डिग्रीज। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो कि 3 या 3 से ज्यादा एटम से बना हो उसको हम बोलते हैं पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। उसका जो एक कंस्टिट्यूएंट एटम होगा उसको हम सेंट्रल एटम बोल देंगे, और जो अदर उसके एटम्स होंगे साथ के, वो क्या करेंगे, उसको लिंक करेंगे, जैसे कि बॉन्ड बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास आप देखो XeF4 है, तो इसमें हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, और इसके आसपास जो है ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन।
ऐसे ही सेंट्रल एटम बना लिया और इसके आस-पास जो है एटम्स के वो क्या कर रहे हैं इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। इनका कहने का मतलब ये। और जो टोटल नंबर ऑफ इन्होंने क्या बोला साथ में कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे कि शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की। अभी हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अभी हम अच्छे से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके वैलेंस शेल के उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन होगी। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स के पास टेंडेंसी होगी कि अपने आप को वो इस तरीके से अरेंज कर दें, प्लेस कर दें कि जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बहुत ही कम हो जाए उनके बीच में। अब रिपल्शन कम कैसे होगी? जब उनका डिस्टेंस जो है आपस में वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम करेंगे और अपना डिस्टेंस जो है उनका आपस के बीच में ज्यादा हो जाएगा। और वैलेंस शेल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्फीयर wherein the electron pairs are localized on the surface in which a way that the distance between them is maximized। तो हम मान सकते हैं कि ऐसा हमारा जो है कि वैलेंस शेल जो है हमारा कैसे है वो स्फीयर की तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे उसको दे रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है लोकलाइज्ड हैं यहाँ पे सरफेस स्पेस के, और उनके जो बीच में डिस्टेंस क्या है वो बहुत ही मैक्सिमम है, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उनका उतना डिस्टेंस है जिससे कि उनकी जो रिपल्शन है वो बहुत ही कम हो जाए। अब देखते हैं हमारा इसके नेक्स्ट कि इफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर क्लोजर टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर, दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो सेंट्रल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम के बहुत ही क्लोजर होंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा वो रिपेल करेंगे अपने आप को। रिपेल का मतलब कि वो अपने आप को दूर भगाएंगे, यहाँ से दूर, यहाँ से रिपेल हो गया, उन्होंने यहाँ पे आना था पर वो दोनों इधर उधर भागे, रिपेल हो गए, दूर भाग गए। और इसकी वजह से क्या होगा उसकी जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होना कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाई फार फ्रॉम ईच अदर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ही दूर दूर पड़े हैं तो रिपल्शन क्या होगी उनके बीच में बहुत ही कम हो जाएगी, और इसी बीच में जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा स्टेबल। और साथ ही साथ इसका एडवांटेज क्या है वेस्पर थ्योरी का कि जो थ्योरी है इसको हम यूज कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, कैसे जो कंपाउंड होगा उसकी शेप जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो कैसी अटेन करेगा। और अगर हमें ज्योमेट्री पता है मॉलिक्यूल की तो वो बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाता है कि जो वो रिएक्शंस शो करेगा वो कैसे शो करेगा और कैसे करेगा। तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है हमारी वेस्पर थ्योरी। और इसकी इसके बीच ही साथ-साथ में हमें पता है कि इसकी एक बेसिक शेप होती है और एक एक्चुअल शेप होती है। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या है नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमें पता है कि वो रिपेल करेंगे आपस में एक-दूसरे को। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के वो वही शेप अडॉप्ट करेगा जिसमें कि जो रिपल्शंस हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो जाएँ। वो हमेशा ये चीज़ प्रेफ़र करेगा। तो बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें कुछ-कुछ बेसिक शेप्स जो हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमें पता है वो होंगी ही होंगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो क्या होंगे उनके, तो हम देख लेते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे जो हमने टेबल देखा था अभी उसी के साथ रिलेटेड है, ये लीनियर हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल। ये आपको ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स लर्न हो जाएगी चीज़ अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पर आपको ये चीज़ जो है 2-3 बार आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होना शुरू हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो मतलब ऑक्टाहेड्रल उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी शेप हो जाएगी। और एक एक्चुअल शेप होती है कि शेप हमारे पास जो डिपेंड किस पे करती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स पे। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का मतलब क्या है इसमें कि जो बॉन्ड पेयर क्या होता है जैसे हमने भी एग्जांपल देखा था ना पीछे, और ये एक्स करके दिखा रही हूँ चीजें कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड पेयर और ये हो गया लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, तो और ये वाला बॉन्ड पेयर का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपको और भी अच्छे से पता लग गया होगा। तो साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि वेस्पर थ्योरी पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑल ट्रीटेड एज वन बॉन्ड पेयर ईच अदर। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम 2 बॉन्ड है 3 बॉन्ड है तो इसके अलग इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, नहीं, वो हमारा क्या है एक ही बॉन्ड पेयर हम काउंट करेंगे। जब हम नेम करेंगे शेप की किसी मॉलिक्यूल की तो we do not take the lone pair into consideration, but the lone pair still exerts a repulsion and affects the shape of the molecule.
तो जो क्या है कि वो रिपल्शंस हमेशा शो करेंगे ही करेंगे और वो हमेशा जो शेप है इलेक्ट्रॉन की शेप है जो मॉलिक्यूल की वो इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। और रिपल्शन जो है इन्वॉल्विंग अ लोन पेयर इज ग्रेटर देन रिपल्शन इन्वॉल्विंग अ बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू बॉन्ड पेयर। और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल एज इट विल स्क्वीज द बॉन्ड पेयर्स क्लोजर टुगेदर। और साथ ही साथ जो लोन पेयर है वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल को स्क्वीज कर रहा है। An estimate that is useful to determine the bond angle without memorizing is for every lone pair the bond angle will decrease by 2 डिग्री। तो अगर हम देखें, अगर हम लॉजिक देखें, जो लोन पेयर अगर होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बॉन्ड एंगल का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा ना उसका 2 डिग्री से उसको कम कर देंगे। तो हमेशा आप याद रखिए कि लोन पेयर जब आ गए, समझ लीजिए कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज ही होगा। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी की। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि इसमें क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ ही उनकी जो मॉर्फोलॉजीज हैं स्पीशीज की वो डिफर हुई बहुत ज्यादा, ये नहीं कि वो सेम रही। और वेस्पर थ्योरी प्रोवाइड्स लिटिल इंसाइट इनटू ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। इन्होंने ट्रांजिशन मेटल जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया। और दिस हाइपोथेसिस कैनॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमरस सच मॉलिक्यूल्स। This is due to the fact कि Vesper hypothesis ignores the subsequent groups, associated sizes as well as inactive lone pairs। इन्होंने ट्रांजिशन मेटल के बारे में नहीं बताया और इन्होंने ये सब चीजें इग्नोर करी हैं, सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स इग्नोर करे हैं, उनका एसोसिएटेड साइज जो साइज उनका इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ जो इनएक्टिव लोन पेयर्स होते हैं उनको भी इन्होंने इग्नोर करा और इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बातें बताई हमें। और एक और इसका जो फ्लॉ है वो क्या है, वेस्पर थ्योरी इन्होंने क्या प्रेडिक्ट करा कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं हमारे वो क्या है, जो हलाइड्स हैं उसके उनका जो है रेगुलर पैटर्न उन्होंने प्रेडिक्ट करा और वैसे उनका जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी चीज उन्होंने इसमें लिमिटेशंस में आई उनकी ये चीज, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी वेस्पर थ्योरी की। अब हम तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो इसमें क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वेस्पर थ्योरी के टॉपिक के ऊपर कौन कौन से आ रखे हैं। व्हाट डज वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट, हमें पता है वेस्पर थ्योरी जो है वो क्या प्रिडिक्ट करती है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, वेलेंस शेल ऑफ एन एटम और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमें पता है, अभी हमने स्टडी करा है कि ये क्या प्रिडिक्ट करती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और इस पे डिपेंड करती है ये हमारा जो बेसिक इसका एग्जाम्पशन है कि जो रिपल्शन है वो किसके बीच में होती है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है और इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके बीच में जो है वो रिपल्शन जो है वो क्या है, मिनिमम हो जाए। तो हमें पता लग गया कि ये क्या प्रेडिक्ट करती है, शेप प्रेडिक्ट करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो हमारा क्या है, बेस्ड अपॉन वेस्पर थ्योरी, इसमें हमने मैच करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 दे रखी है शेप और लिस्ट 2 दे रखी है मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये आपका 2022 में क्वेश्चन आ रखा है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें पता है XeF4 है, इसका देख लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में, ज्योमेट्री और शेप। तो चलिए अब हम इस पे देखते हैं। हमारा सबसे पहले है XeF4। सबसे पहले ज़ीनॉन के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो है आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ये है इसका, आप इसको पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसका है 5s2 5p6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। तो 6 7 8 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम यहाँ पे ऐसे असाइन कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 4। तो ये आ गया 1 फ्लोरीन, ये हो गया 2 फ्लोरीन, ये हो गया 3 फ्लोरीन और ये हो गया 4 फ्लोरीन। तो अभी हमने देखा था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बॉन्ड बना रहे हैं ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो वेले पड़े हैं, फ्री पड़े हैं, मतलब कि जो यूज नहीं हो रहे हैं बॉन्डिंग में, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिस्टिंग कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ गया 4। अब देखते हैं लोन पेयर, लोन पेयर में कितने हो जाएगा, 1 और ये 2, तो आ गया 2। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ पे जो 6 आया है, अब हम देखें अगर अपने टेबल पे तो किसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 6 की, तो ये हो जाएगी sp3d2 sp3d2। अब sp3d2 में हमने क्या देखा है कि अगर इसके पास एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे अगर आप देखो जो हमने टेबल करा है, अगर 1 लोन पेयर है तो इसका जो शेप होगा वो क्या है, स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर्स हैं इसके पास तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 लोन पेयर्स हैं। 2 लोन पेयर का मतलब कि इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज दिस, और इसका जो शेप है वो क्या है? स्क्वायर प्लेनर। और इसका हम बना भी सकते हैं एक्स ई एफ 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 एफ, और इसके 2 लोन पेयर्स वो एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, अरेंजमेंट इसका हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि इसकी हमारे पास शेप क्या है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखते हैं अभी इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है? SF4। हमें पता चल गया XeF4 का क्या यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जिससे हम बाद में कंफ्यूज ना हो, स्क्वायर प्लेनर। अब SF4 में देख लेते हैं कैसे करेंगे। SF4 सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 3s2 3p4। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे, सल्फर को हम सेंटर में लिख देंगे और इसके पास जो है 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना लिए। अब हम फ्लोरीन एटम को यहाँ पे बॉन्डिंग शो करेंगे। 4 हमारे पास फ्लोरीन है, ये शो कर दी, और ये लोन पेयर हमारे पास ये रह गए। तो चलो अभी हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं? 4। देखो 1 2 3 4, और लोन पेयर है जो वो कितने हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब यहाँ पे 5 हो गए। हमें पता है जो 5 हुए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? दैट इज sp3d। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई। पर इसके साथ ही साथ हमें पता है अगर इसके पास एक लोन पेयर होगा तो इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? सीसॉ। ये वाली चीज स्टूडेंट्स आपको याद करनी पड़ेगी। अगर 2 लोन पेयर्स होते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमारी जो शेप है वो क्या होती है? टी शेप। और अगर हमारे पास 3 लोन पेयर्स हैं तो हमारे पास जो है वो शेप होती है लीनियर। अब आप देखो यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर है तो इसकी जो शेप क्या होगी? इसकी शेप होगी सी सॉ। तो हमें पता चल गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज शेप। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमें पता चल गया इसका क्या शेप है? सी सॉ। सिमिलरली ClF3 का देख लेते हैं, अब एक देख लेते हैं, दैट इज ClF3। इसके बारे में ClF3 सबसे पहले क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 6 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसके फ्लोरीन जो है वो कितने हैं? 3 1 2 3। अब हम काउंटिंग कर लेते हैं, हमारे बॉन्ड पेयर की कितनी होगी? 3, और लोन पेयर की कितनी हो गई यहाँ पे? 2 1 2 2 पेयर है तो 3 प्लस 2 5। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारी आई जो है वो है sp3d। और हमने देखा है अभी 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 मैंने आपको बताया था कि 1 लोन पेयर होगा तो इसमें क्या हो जाएगी शेप? दैट इज सी सॉ। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लोन पेयर है तो हमारा पास जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी? टी शेप। तो इसके पास जो है वो 2 लोन पेयर है तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? टी शेप्ड होगा इसका, ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल है। और इसका जो शेप बनेगा वो क्या है? दैट इज टी। टी की तरह शेप, जैसे टी हमारा होता है ना अल्फाबेट टी, वैसा देखो ये टी बन गया ना यहाँ से टी। और इसके पास लोन पेयर कितने बचे? 2 लोन पेयर हैं तो हम इसको मेंशन कर देंगे। यहाँ से आप देखो लिंक करो टी, यहाँ पे ये टी बना है ऐसा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फ्लोरीन एटम्स यहाँ पे इसके कॉर्नर्स में बॉन्डिंग कर रहे हैं विद क्लोरीन। अब हम इसको लिख लेते हैं, हमारा क्या बन गया? ये टी शेप। तो अब हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखो XeF4 जो है हमारा स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे हमने कर दिया। SF4 जो है वो सीसॉ है, वो ये वाला कर दिया। ClF3 टी शेप है हमारा, ये वाला कर दिया। वो देखो BF3 हम ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ट्राइगोनल प्लेनर है, पर हम इसको फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। BF3 के बारे में, BF3 में जो बोरोन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल वो क्या है? 2s2 2p1। तो यहाँ पे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोरोन के हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, और फ्लोरीन कितने? 3 ही फ्लोरीन है, 1 2 3। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 और लोन पेयर इज इक्वल टू कोई भी नहीं। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन जो काउंट है वो 3 आया है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो गई? sp3। sp3 यहाँ पर आ गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें sp3 नहीं स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन काउंट है तो क्या आ जाएगा? sp2। sp2 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, sp2। sp2 अगर हुआ हमारा तो क्या होती है शेप इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज।
तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर ही बचा था और हमने देख भी लिया, तो हमारा ये आ गया आंसर यहाँ पे। तो आपको पता चल गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब हम इसकी शेप्स देख लेते हैं एक बार। देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे हमारा ज़ीनॉन, यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर्स लगे और ये बॉन्डिंग हो रही है फ्लोरीन के साथ। और सीसॉ हमारी जो शेप है वो देखो ऐसी शेप है हमारी SF4 की। और यहाँ पे जो है हमारा टी शेप दिखाया है इन्होंने यहाँ पे ClF3 का, आप ये देख पा रहे हो। और BF3 का हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और इसकी जो शेप आई है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट देखते हैं द शेप ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन कितनी होगी, कैसी होगी इसकी शेप, अब उसके बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे हम करते हैं SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले सल्फर, सल्फर का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर वो क्या है 3s2 3p4। तो यहाँ पे क्या है 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, साथ ही साथ इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गए। अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना है 4 टाइम्स। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग शो करता है और हम इसको काउंट करेंगे 1 ऐसे। हमने पीछे देखा था ना कि जो डबल बॉन्ड बनाए तो भी हमारा जो है वो सिंगली काउंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 दैट इज 4। लोन पेयर तो कोई बचा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो कही sp3। sp3 की क्या होती है शेप, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारी इसकी शेप हो गई। तो हमारा देख लेते हैं आंसर क्या आया यहाँ पे, टेट्राहेड्रल, दैट इज हमारा बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3। तो ये हो गया हमारा ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन हैविंग अ लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से किसके पास लीनियर स्ट्रक्चर है। अब आपको इतना तो थोड़ा सा आइडिया है ही जब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो इसके पास NH2 CH4 जो है वो क्या होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। और H2 क्या है हमारा, इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है। बेंड स्ट्रक्चर ऐसे होता है H2O का। और NH2 का हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है हमारा, इसका बेंड शेप होता है, दैट इज NH2। यहाँ पे ऐसे इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। और जो C2H2 है इसका होता है हमारा क्या है लीनियर स्ट्रक्चर, दैट इज CH2। ये इसका हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सी यहाँ पे। सिमिलरली देखो, और इसका जो एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज एंगल होता है हमारा लीनियर वाला शेप का मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे देखते हैं हम XeF6, इसकी क्या शेप है, ऑक्टाहेड्रल है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। आपको पता है Xe के पास जो है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने भी पीछे देखा था ना, इसका हमने देखा था 5s2 5p6। तो इसमें हमारा पास जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और 6 इसके पास फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। और लोन पेयर कितने हो गए स्टूडेंट्स, इसमें 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 7। यहाँ पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो कितना आया 7 आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, इट इज sp3d3। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हमारा जो शेप है वो क्या आ जाएगा, इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो अगर आपको ये चीजें आती हैं बहुत इजीली, ये वाली बस आप याद रखिएगा कि कैसे हमने यहाँ पे करनी है चीजें सॉल्व। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल sp3d3। अब है XeF2, ये हमारा जो है क्या है इसका शेप, अब हम देख लेते हैं। अब तो हमें याद हो गया है कि ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और फ्लोरीन कितने हैं 2। अगर हम काउंट करें बॉन्ड पेयर का कितना है 2 और लोन पेयर कितने हैं 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 5, 5 हो गए। तो अगर आप देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो ना कि 5 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारी ये हो गई। अब इसकी कॉरेस्पॉन्ड देखो स्टूडेंट्स, इसके पास लोन पेयर कितने हैं 3 लोन पेयर है। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर एक लोन पेयर होगा तो क्या होती है यहाँ पे सीसॉ शेप, अगर 2 लोन पेयर है तो टी शेप, और अगर 3 लोन पेयर है तो क्या होता है लीनियर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा लीनियर।
अगर आपको ये चीज़ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आती है तो आप इज़िली अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए अपना। यहाँ पे क्या है लीनियर है और इसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3d। अब हमारा एक और क्वेश्चन है कि जो BCl3 है वो क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है पर जो NCl3 है वो क्या है? पिरामिडल है। ये क्यों है? इसका रीज़न क्या है? अब हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले BCl3 के बारे में हम निकाल लेते हैं। बोरोन जो है BCl3 बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। अब यहाँ पे B लिख दिया और हमें पता है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स और Cl भी 3 हो गए, तो बॉन्ड पेयर ही इसके पास निकले दैट इज 3। लोन पेयर नहीं है इसके पास कोई भी। अब देखते हैं NCl3 के पास कितने लोन पेयर हुए। इसकी जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल की वो क्या है 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे क्लोरीन कितने 3, ये ऑक्यूपाई कर लिया क्लोरीन ने। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3 और लोन पेयर हमारे पास ये देखो 1। तो टोटल हो गए 4 और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गई sp3। अब हम देखते हैं BCl3 हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट NCl3 हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज हमें ठीक लग रही है। देखो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं था, यहाँ पे इसके पास एक है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल ठीक हो गया। Nitrogen atom is smaller than boron atom. NCl bond is more covalent than BCl bond. BCl bond is more polar than NCl bond. तो हमें ऑप्शन मिल गया हमारा दैट इज ये वाला। ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब हम देखते हैं हमारा इसमें जो है आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल के थ्रू आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो हमारा सबसे ज्यादा जो इसमें यूज हुआ है आज वो ज़ीनॉन हमने देखा था 5s2 5s6 ऐसे। आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक नंबर और साथ ही साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करते रहो और आपको इलेक्ट्रॉन्स के जो काउंट है वो भी आपको आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन वो याद रहेगी। जैसे अब बोरोन है यहाँ पे इसका कितना है एटॉमिक नंबर 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक देखो 2 3 यहाँ पे 3 इसके क्या रहते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 रहते हैं। तो अब आप देखोगे कि इसके जो नीचे पूरा डाउन तक ग्रुप आप जाओगे तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के पास भी 3 है, गैलियम के पास भी 3 है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। जैसे कार्बन के बारे में पता है आपको कि इसका जो बाहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो वो कितनी है 4। सिमिलरली सिलिकॉन की भी कितनी होगी 4। यहाँ पे जर्मेनियम की कितनी है 4। तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अगर ऊपर वाला यहाँ पे आपको याद है उसका कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर तो आप उसको नीचे वाले को भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये छोटी सी ट्रिक है आपकी और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसमें याद रखिए कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है उसके कॉरेस्पॉन्ड जो है हमारी वो कितनी ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लोन पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर के अकॉर्डिंग उसकी शेप क्या बनेगी मॉलिक्यूल की। तो इजीली आपका वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हो या फिर आपको इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स देखने हैं या कुछ भी आपने इस पे सॉल्व करवाना है मुझे तो आप वो भी आप मेरे को लिख के बता सकते हो, मैं वैसे ही आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद आवर न्यू वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।